Class 9 students, if polynomials is confusing you, this video will help you revise the complete chapter along with the most important question. So let's begin with the introduction, a quick introduction of the chapter. As you know, the name of the chapter is chapter 2, Introduction to Polynomials. तो पहले हमें पता होना चाहिए कि polynomial किसे कहते हैं. It is a type of algebraic expression in which the power of variable is a whole number. ये एक ऐसी algebraic expression है. पहली बात तो algebraic expression क्या होती है? An expression which contains variables, constant and operators. ऐसी expression जिसमें variables यानी हमारे पास letters हों, constant यानी numbers हों, operations यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से कनेक्टेड हो. इनमें से किसी से भी कनेक्टेड है तो वो कैसी एक्सप्रेशन है? एल्जेब्रिक. अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो वो हो, बट पॉलिनोमियल होने के लिए क्या और चीज़ मैंडेटरी है? विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज़ अ होल नंबर. जिसमें जो वेरिएबल है यानी लेटर है उसकी पावर जो होनी चाहिए वो एक होल नंबर होनी चाहिए. 0 1 2 3. ऐसा ना हो कि पावर क्या हो, नेगेटिव हो या फ्रैक्शनल हो, क्योंकि पावर अगर होल नंबर नहीं होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. होल नंबर से मतलब 0 भी हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन. तो जैसे कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 5x² - 3x 1 + 2x 0 - 7. तो इसमें x की पावर 2 है, 1 है, 0 है. तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यस. y² + 7y - √2. हमने कहा है वेरिएबल की पावर. कांस्टेंट की पावर तो अंडर रूट में हो, फ्रैक्शनल हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो. वेरिएबल की पावर देखनी है. वेरिएबल यानी लेटर्स. लेटर्स की पावर क्या है? y की पावर 2, y की पावर 1. तो ये तो होल नंबर है, पॉलिनोमियल है. यस. नाउ √x + 7x⁻1 - 3. अब इसमें x की पावर 1 है और √x का मतलब x की पावर हाफ, तो यानी फ्रैक्शनल हो गई. तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं. तो नो, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट इज 3y1 - 1/y + 2. अब देखो यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ लिखा है 1/y. तो अगर 1/y है यानी y डिनोमिनेटर में है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव. अगेन यहाँ पर नेगेटिव आ गई, तो नेगेटिव तो एक्सेप्टेबल नहीं है, होल नंबर होनी चाहिए. इंटीजर नहीं बोला है, होल नंबर. सो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. नाउ पॉलिनोमियल तो समझ आ गया. अब पॉलिनोमियल में क्या क्या और स्मॉल टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है 7x³ - 4x² + 3x - 5. अब आप मुझे बताएं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये पॉलिनोमियल है? तो x की पावर 3 है, 2 है, 1 है, और यहाँ है ही नहीं है x, तो x की पावर 0 लिख दूँ. x की पावर 0 का मतलब 1, तो 5 × 1 5 ही होगा. तो यहाँ है नहीं, मतलब x की पावर 0. तो सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर इन दिस पॉलिनोमियल. कितनी टर्म्स हैं? तो प्लस या माइनस से जहाँ सेपरेट हो रही है चीज़ तो वो एक टर्म है. देखो इन दोनों के बीच में नेगेटिव आ गया, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म. इनके बीच में प्लस आ गया तो ये सेपरेट हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड. इनके बीच में फिर से नेगेटिव आ गया तो ये थर्ड, ये फोर्थ. यानी प्लस या माइनस से आप टर्म्स सेपरेट कर सकते हैं. तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. तो कितनी टर्म्स हैं? 4. नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ x³. x³ से पहले क्या लिखा है? कोफिशिएंट किसी भी चीज़ का मतलब उससे जस्ट पहले क्या लिखा है. तो x³ के साथ क्या लिखा हुआ है? 7. और विद साइन लिखना है. प्लस है तो प्लस के 7 लिखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव. कोफिशिएंट ऑफ x². x² से पहले क्या लिखा है? -4, तो -4. कोफिशिएंट ऑफ x, तो x से पहले क्या है? +3, तो +3. कांस्टेंट टर्म मतलब ऐसी टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट ही है, -5. डिग्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉलिनोमियल में डिग्री किसे कहते हैं. सो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है. जैसे अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है? 3 2 1 0. तो कौन सी है हाईएस्ट? 3. तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? 3. तो डिग्री किसी पॉलिनोमियल की क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. नाउ वी मस्ट नो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल के टाइप्स पता होने चाहिए. तो पॉलिनोमियल के टाइप्स दो बेसिस पे हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे देखते हैं. अगर नंबर ऑफ टर्म 1 है यानी एक ही टर्म है, जैसे 7x हो गया, 3x² हो गया, 4x³ हो गया, -8, खाली यही सिंगल टर्म है, वन टर्म, तो उसे बोलते हैं मोनोमियल. ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, जैसे 7x - 3 2 टर्म्स हो गई, 4x³ + 7 2 टर्म हो गई, 5x² - 4 2 टर्म्स हो गई. तो ये 2 टर्म्स वाले एग्जाम्पल किसके हैं? बाइनोमियल. बाय मतलब 2. फिर ऐसे जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं, 1 2 3 1 2 3 3 टर्म्स आ रही हैं तो ट्राइनोमियल. अगेन रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट टर्म है तो 1 टर्म है ओनली, सिंगल टर्म तो मोनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल. नाउ नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. इफ द डिग्री इज 1 देन द पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल. जैसे डिग्री 1 का मतलब x की पावर 1 है, चाहे उसमें टर्म्स कितनी भी हो. अब इसमें हमें टर्म से कोई मतलब नहीं है, 7x + 3 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल बोलेंगे, पर पावर तो 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल. तो इट इज़ अ लीनियर बाइनोमियल. ठीक है. 5x वेरिएबल की पावर तो 1 है तो लीनियर. 8x - 1/9 x की पावर फिर से 1 है तो लीनियर. अगर x की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक. डिग्री 2 हाईएस्ट डिग्री 2 है यानी x की पावर हाईएस्ट 2 है तो क्वाड्रेटिक. अगर डिग्री 3 है यानी वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कितनी है? 3, तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल. जैसे कि ये जो पॉलिनोमियल था जिसका मैंने एग्जांपल लिया था, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या थी? x की पावर 3, तो डिग्री 3 थी. ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल. राइट. नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन है 5x² - 7x + 9.
तो अब मुझे बताना है ये कैसा पॉलिनोमियल है। पहले मुझे बताओ 3 टर्म्स हैं, तो ये हो गया ट्राइनोमियल। फिर इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री 2 है यानी क्वाड्रेटिक। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3, तो मैं इसे बोल सकती हूँ इट इज़ अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ कांस्टेंट हो यानी नंबर हो, मतलब वेरिएबल की पावर, वेरिएबल तो है ही नहीं, वेरिएबल की पावर 0, अगर x की पावर 0 है तो उसे 1 लिख सकते हैं, तो यानी कांस्टेंट ही है। अब अच्छा एक बात बताओ, x की पावर 0 यानी हाईएस्ट पावर कितनी हुई 0, तो डिग्री क्या होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की 0, तो याद रखेंगे डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0, क्योंकि वहाँ कांस्टेंट है, वेरिएबल तो है ही नहीं, जब है ही नहीं तो उसकी डिग्री यानी उसकी पावर कितनी है 0। अच्छा, यूनिवेरिएबल या वन वेरिएबल किसे कहते हैं, जिसमें एक ही लेटर यूज हुआ हो, जैसे x² - 7x + 3, पूरी इक्वेशन में x ही यूज हुआ है, पूरी एक्सप्रेशन में x ही यूज हुआ है, तो इट इज़ अ वन वेरिएबल। इस एक्सप्रेशन में देखो x की पावर 10, y की पावर 5, z की पावर 3, 3 वेरिएबल्स यूज हुए हैं x, y, z, सो इट इज़ नॉट अ यूनिवेरिएबल। तो ये था पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन, ये हमने कर लिया है। नाउ लेट्स मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन अ पॉलिनोमियल px ax क्यूब माइनस एक पॉलिनोमियल px दिया है हमें, जो कि क्या है ax क्यूब माइनस 7x² + 5x - 9। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। सच दैट p1 इज 0, अब इसने कहा है कि px है तो ये एक्सप्रेशन है, और p1 अगर इस पॉलिनोमियल में मैं x की प्लेस पर 1 रख दूँ, यानी एट x = 1, तो जहाँ जहाँ x है अगर मैं वहाँ 1 रख दूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 0। तो ज़रा इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखो, तो a × 1 का क्यूब माइनस 7 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 माइनस 9, और इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी p1 की 0। a आ जाएगा -7 + 5 - 9 = 0, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के कितना आ गया 2, ये हो गया a - 11 = 0, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 11, और हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ a ही पूछा था, तो आंसर इज 11। सिंपल है, px पता था, बोला है p1 0 है, तो एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख के उसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू को किसके इक्वल रख देंगे 0। दिस इज ऑल्सो सिमिलर क्वेश्चन। अब पॉलिनोमियल px हमें गिवन है ax² + bx + c, satisfy p0 = 5 and p1 = 9, if a is 2 find the value of b and c। अब ये कह रहे हैं कि p0 है 5, यानी अगर मैं इस पॉलिनोमियल में 0 रख दूँ तो उसकी वैल्यू आएगी 5, और 1 रख दूँ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9। तो रखते हैं इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 0 × a 0, 0 × b 0 + c = 5, तो यहाँ से c कितना आ गया 5। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, तो 1 रखा, b × 1 + c = 9, तो ये हो जाएगा a + b + c = 9। अच्छा, अब एक बात बताओ, a की वैल्यू 2 ऑलरेडी गिवन है और c हम निकाल चुके हैं, तो a की वैल्यू 2 पुट करिए और c की प्लेस पर 5, तो ये हो जाएगा b + 7 = 9, b = 9 - 7 विच इज़ 2। तो अब मेरे पास b भी है c भी है, और यही पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ b एंड c इफ a इज 2, तो a की वैल्यू 2 पुट करते ही b और c भी लिख दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्रोइंग स्क्वायर पैटर्न contains 4, 8, 12, 16 matchstick in successive stages. Find the number of matchstick in stage 25. Write a linear expression for nth stage which stage exactly contain 100. सबसे पहले तो हमें एक पैटर्न दिया है, उस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है कि मैचस्टिक्स का नंबर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ग्रो कर रहा है, राइट। अब अगर हम इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो ध्यान से देखो, ये क्या है, इसने कहा है कि अ ग्रोइंग स्क्वायर पैटर्न कंटेन्स दिस, स्क्वायर की फॉर्म में हम स्टिक्स को लगा रहे हैं, मैच स्टिक को, और जैसे फर्स्ट स्टेज जो है उसमें कितनी है 4 है, सेकंड स्टेज में कितनी है 8 है, थर्ड स्टेज में कितनी मैच स्टिक यूज़ हुई है इतनी, फोर्थ में इतनी यूज़ हुई है, ऐसे 25th में पूछ रहे हैं कितनी यूज़ हुई। तो आप मुझे बताओ, स्टेज 1 की बात करें अगर हम, तो इसमें यूज़ हुई 4, फिर स्टेज 2 की बात करें तो उसमें यूज़ हो रही हैं 8, स्टेज 3 की बात कर रहे हैं तो उसमें यूज़ हो रही है 12, स्टेज 4 की बात कर रहे हैं तो इसमें 16। ध्यान से देखो तो ये 4 का टेबल नहीं यूज़ हो रहा है, 4 1 ज़ा, 4 2 ज़ा, 4 3 ज़ा, 4 4 ज़ा, तो अप टू अगर हम मेरे से कोई भी स्टेज की पूछ लें, जैसे कि अगर मुझसे पूछा जाए nth स्टेज, इसी तरह मैं कौन सी स्टेज की बात कर रही हूँ, मुझे nth स्टेज लिखनी है, कोई भी नंबर की स्टेज, तो उसमें कितनी होगी, फर्स्ट स्टेज में 4 × 1, सेकंड था तो 4 × 2, थर्ड स्टेज थी तो 4 × 3, फोर्थ स्टेज थी तो 4 × 4, तो nth स्टेज है तो 4 × n यानी 4n होगी। अब ऐसे ही मुझसे पूछा राइट द नंबर ऑफ मैचस्टिक इन स्टेज 25, तो अगर मेरे से 25 स्टेज में पूछी है तो पहले तो मैंने कहा हेयर द नंबर ऑफ मैचस्टिक इन nth स्टेज, पहले मैंने nth स्टेज के लिए लिख दिया कितनी होगी 4n, देयरफॉर नंबर ऑफ मैचस्टिक इन 25th स्टेज कितनी होगी, इस बार n की वैल्यू क्या रख देंगे, थर्ड स्टेज थी तो 3, 25th है तो 25, यानी कितनी होगी 100। क्लियर है।
अच्छा, अब इन्होंने पूछा है कि विच स्टेज कंटेन एग्जैक्टली 100 मैच स्टिक। तो अभी तो पढ़ लिया 100 मैच स्टिक किस में है, 25th में। लेकिन अगर हमसे पूछ ले कि विच, देखो ये तो सेकंड पार्ट था, ये हमसे फर्स्ट पूछा था, वो हमने कर दिया। अब ये पूछ रहे हैं कि किस स्टेज में ये कहीं पर जाकर 100 भी आएंगी। तो हमें नहीं पता कि किस स्टेज में 100 होगी, तो हमने कहा लेट, तो nth स्टेज की यानी tn की वैल्यू तो हमने इस पैटर्न में से निकाल ली है, ठीक है। तो हमने कहा लेट द nth स्टेज हैज़ 100 मैच स्टिक। हमें नहीं पता कौन सी स्टेज पे है, तो हमने कहा कोई nth स्टेज है जिसमें 100 मैच स्टिक है। अगर nth स्टेज है तो nth स्टेज में कितनी होंगी, अभी तो हमने पढ़ा nth स्टेज में कितनी होती है 4n, और हम कह रहे हैं कितनी होगी ये 100। तो 4 इंटू n 100, यहाँ से n कितना आ जाएगा 100/4 विच इज़ हाउ मेनी 25। देयरफॉर 25th स्टेज हैज़ 100 मैच स्टिक। और वैसे तो हम ये ऑलरेडी सेकंड पार्ट में ऑब्जर्व कर चुके थे कि 25th स्टेज में कितनी है 100। तो सिंपल है, पहले बस हमें पैटर्न ऑब्जर्व करना है। अगर हमने पैटर्न सही से ऑब्जर्व कर लिया तो हम किसी भी स्टेज में से बता सकते हैं कि ये कितनी मैच स्टिक है। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पैटर्न हैज़ द फॉलोइंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब अगेन फिर से पैटर्न दिया है, फाइंड द nth टर्म एंड हेंस फाइंड द 30th टर्म। अगर हम ध्यान से इस पैटर्न को देखें तो 5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन। एक पैटर्न है जिसमें ये है। अब ध्यान से देखें तो फर्स्ट जो हमारी प्लेस है उसमें क्या है 5, सेकंड में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, सेकंड स्टेज में कितने हैं 9, थर्ड प्लेस पर 4, 13, फोर्थ प्लेस पर 17। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये क्या हो रहा है, एज वी हैव ऑलरेडी रेड AP, क्योंकि हमने AP ऑलरेडी पढ़ लिया है तो हम इसे AP की हेल्प से भी कर सकते हैं और जल्दी हो जाएगा। कैसे, हमें nth टर्म निकालनी है। तो ध्यान से देखो, क्या ये एक AP है, यहाँ पर क्या हुआ है +4, देन +4, देन +4, यानी सेम कॉमन डिफरेंस है। तो अगर किसी AP में हमें कॉमन डिफरेंस यानी D पता है 4, फर्स्ट टर्म पता है 5, और हमसे क्या पूछा है nth टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है AP की nth टर्म का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। सो nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A यानी 5 + n - 1 × D विच इज़ 4। तो 5 + 4n - 4 ब्रैकेट ओपन होगा तो 4n, 5 - 4 इज़ 1। सो nth टर्म आ जाएगी 4n + 1। तो हमसे फर्स्ट पार्ट में तो यही पूछा था कि व्हाट इज़ द nth टर्म, और अब नेक्स्ट पूछा है कि 30th टर्म क्या होगी इसकी। तो अब सेकंड पार्ट में n को अगर 30 ले लें तो 30th टर्म बता देंगे हम A30, इसी फॉर्मूले में रखेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रख देंगे 30, तो n की प्लेस पर 30 रख दिया हमने। तो nth टर्म यानी 30th टर्म क्या आ जाएगी 121। तो हम इसे AP से भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप पैटर्न रिकॉग्नाइज करके खुद nth टर्म लिखो, जैसे इसमें लिखा था, तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही मेथड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर अ पैटर्न इज गिवन बाय mn = 3n + 2, राइट। एक पैटर्न में कितनी मैच स्टिक यूज़ हो रही हैं, नंबर ऑफ मैच स्टिक, तो वो हमें इस फॉर्मूले से दी हैं जिसका नेम है mn, और वो है 3n + 2, राइट। अ स्टूडेंट क्लेम दैट स्टेज 20 रिक्वायर्स 62 मैच स्टिक। अब एक स्टूडेंट ने ये क्लेम किया है कि 20th स्टेज में 62 मैच स्टिक चाहिए। तो यहाँ पर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n तो स्टेज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और mn नंबर ऑफ मैच स्टिक को। तो एक बच्चा ये कह रहा है कि 20th स्टेज में 62 मैच स्टिक होगी, तो क्या ये सही कह रहा है। तो चेक करते हैं कि अगर n 20th है तो mn यानी m20 यानी 20th स्टेज में मैच स्टिक कितनी होगी, तो 3 × 20 + 2 विच इज़ 60 + 2, तो यानी कितनी आ गई 62। तो क्या ये स्टूडेंट सही क्लेम कर रहा है, वेरीफाई क्लेम एंड डिटरमाइन द स्टेज रिक्वायरिंग 101। तो क्या स्टूडेंट सही क्लेम कर रहा है, यस द स्टूडेंट्स क्लेम इज राइट, इज करेक्ट, ठीक है, कि 20th स्टेज में 62 ही है। अब सेकंड पार्ट देखो, ये कह रहे हैं कि किस स्टेज में, डिटरमाइन द स्टेज इन विच 101 मैच स्टिक इज रिक्वायर्ड। तो हमें नहीं पता, लेट nth स्टेज रिक्वायर्स 101 मैच स्टिक। हमें नहीं पता कौन से नंबर की स्टेज में 101 मैच स्टिक यूज़ होंगी, हमने कहा nth स्टेज में होगी, nth स्टेज में 101 आएंगी। अब nth स्टेज का मतलब 3n + 2। अब देखते हैं 3n = 101 - 2, सो 3n = 99, सो n = 99/3, कटिंग करेंगे तो 33, यानी कि 33rd स्टेज में कितनी मैच स्टिक रिक्वायर्ड होंगी 101। हैंस 33 स्टेज 33 बोल दो या 33 स्टेज 33 रिक्वायर्स 101 मैच स्टिक्स, राइट। सिंपल है ये क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बैंक अकाउंट कंटेन्स 500 इनिशियली, ओके, इनिशियल अमाउंट कितनी है 500 एंड इंक्रीजेज बाय 150 एवरी मंथ, ठीक है।
तो हम पहले लिखते हैं इनिशियल अमाउंट कितनी थी। इनिशियल अमाउंट बैंक में कितनी है हमारी 500 रुपीज़, और इंक्रीज़ एवरी मंथ कितना है, मंथली इंक्रीज़ कितनी है, हर मंथ कितने बढ़ रहे हैं 50 रुपीज़, 150 रुपीज़, मंथली इंक्रीज इज 150। राइट अ लीनियर एक्सप्रेशन फॉर अमाउंट आफ्टर n मंथ्स। पहले आप मुझे बताओ कि अगर मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट मंथ में कितनी थी, तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट मंथ में कितनी थी, इनिशियल अमाउंट तो 500 थी ही, प्लस कितने आ गए 150। सेकेंड मंथ में भी 500 तो थे ही, अब 150 और आ गए, तो 150 इंटू 2। थर्ड मंथ में कितने आ गए, 500 तो पहले से ही अमाउंट में थे, अब 150 150 150, तो थर्ड मंथ में 3 बार आ गए होंगे, तो इंटू 3, यानी nth मंथ में निकालना है तो 500 प्लस 150 इंटू n। तो nth मंथ में कितनी हमारे पास हो जाएंगे मनी, कितनी अमाउंट आ जाएगी अकाउंट में, 500 तो ऑलरेडी थी, और अगर हर मंथ में जितनी होती है वो 150 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो nth मंथ में भी n से मल्टीप्लाई होगी। तो हमने कहा अमाउंट आफ्टर nth मंथ के बाद कितनी होगी, तो हमने कहा ये होगी 500 प्लस 150 इंटू n, इतनी होगी। तो पहला तो लीनियर एक्सप्रेशन आफ्टर nth मंथ पूछा था, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 12 मंथ। अब अगर nth मंथ का पता है तो कितने भी मंथ की बता देंगे, तो अमाउंट आफ्टर 12 मंथ्स के लिए कैसे निकालेंगे, 500 प्लस 150 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 500 प्लस 1800 विच इज इक्वल्स टू 2300, इतने रुपीज़ हो जाएगी आफ्टर 12 मंथ्स। हाउ मैनी मंथ्स विल द अमाउंट बिकम दिस। अब ये कह रहे हैं कि कितने मंथ बाद ये इतनी बन जाएगी, तो हमें नहीं पता कितने मंथ बाद बनेगी, तो लेट द अमाउंट बिकम 2750 रुपीज़ आफ्टर nth मंथ। हमें नहीं पता कितने मंथ के बाद, हमने कहा n मंथ्स के बाद ये इतनी बन जाएगी, सो n मंथ्स के बाद बन जाएगी, यानी ये जो अमाउंट है 2750 बनेगी n मंथ में। तो n मंथ का मतलब 500 प्लस 150n, यानी इतनी अमाउंट होनी चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n मंथ्स के बाद, लेकिन हम कह रहे हैं ये इतनी आएगी। तो ये हो गया 150 इंटू n इज इक्वल्स टू 2750 माइनस 500, सो 150 इंटू n इज इक्वल्स टू 2250। तो यहाँ से n आ जाएगा 2250 अपॉन 150, 0 से 0, सो n आ गया 15 15 का 225 होता है, कटिंग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15। हैंस आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स जो है ये इतनी बन जाएगी, हैंस आफ्टर 15 मंथ्स the amount will be 2750, correct। now the next question is the taxi charges। ये वाला क्वेश्चन टैक्सी वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। the taxi charges 80 रुपीज़ एज अ फिक्स्ड अमाउंट एंड 150 पर किलोमीटर। पर किलोमीटर का मतलब हर किलोमीटर के लिए 15 चार्ज कर रहे हैं और 80 रुपीज़ तो फिक्स्ड ही है। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ फिक्स चार्ज एक टैक्सी ने कितना लेना ही लेना है, इतने तो उसने लेने ही है अगर आपने टैक्सी हायर कर ली, तो ये तो आपको चार्जेस देने ही है। फिर आप जितने किलोमीटर ट्रैवल करोगे उसके हिसाब से दोगे, वेरी कर रहा है, जो चार्ज बदल रहा है उसे मैंने बोल दिया वेरिएबल चार्ज, जो चेंज हो रहा है वो कितना है ₹15 पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के लिए 15 है, तो x किलोमीटर के लिए x हो जाएगा। अब इन्होंने कहा है राइट द फेयर विद f एंड मनी फॉर x किलोमीटर। अच्छा, अगर आपको फेयर को f से रिप्रेजेंट करना है और x किलोमीटर के लिए, अच्छा वेरिएबल चार्ज 15 तो है पर किलोमीटर के लिए, यानी 1 किलोमीटर के लिए, तो चार्ज फॉर 1 किलोमीटर कितना है ₹15, चार्ज फॉर x किलोमीटर कितना हो जाएगा ₹15x। सो टोटल फेयर अगर मुझे लिखना है जिसे मैं f से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो 80 रुपीज़ तो देने ही थे और x किलोमीटर के लिए 15x और देने पड़ेंगे, तो f इज इक्वल्स टू 80 प्लस 15x। इसमें कोई डाउट कि मुझे पर किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ देने हैं जितने भी ट्रैवल करूँगी, अगर मैं x किलोमीटर जा रही हूँ तो 15x और 80 तो देने ही देने हैं, तो 80 प्लस 15x। तो टोटल चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया है, टोटल फेयर को f से। फाइंड द फेयर फॉर 18। अब मुझे x किलोमीटर के लिए अगर पता है तो कितने भी किलोमीटर के लिए बता सकते हैं, हमसे पूछ रहे हैं कितने किलोमीटर के लिए, 18 किलोमीटर के लिए, तो 18 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना होगा। तो मैंने कहा फर्स्ट पार्ट फॉर 18 किलोमीटर पूछ रहे हैं, फेयर फॉर 18 किलोमीटर यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 18, तो फेयर कितना होगा, तो हमने कहा फेयर होगा 80 रुपीज़ तो देने ही है। अब x के लिए x देने थे तो 18 के लिए 15 इंटू 18 देने पड़ेंगे, क्योंकि x ही तो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किलोमीटर्स को, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किलोमीटर्स को। तो ये कितना हो जाएगा 270, तो ये हो जाएगा 350। देखो 1 किलोमीटर के लिए 15, ध्यान से देखना, 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़, 2 किलोमीटर के लिए 15 इंटू 2, 3 किलोमीटर के लिए 15 इंटू 3, तो 18 किलोमीटर के लिए 15 इंटू 18, और 80 रुपीज़ तो फिक्स चार्ज है, वो तो देना ही देना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज
थर्ड पार्ट, हाउ फार कैन अ पर्सन ट्रेवल विद 500। अब इस बार फेयर दिया है हमें, फेयर जो है एफ वो कितना दिया है 500, और हमसे किलोमीटर पूछ रहे हैं कितना चल पाएगा। तो हमें पता है कि एफ होता है 80 + 15x। तो अगर फेयर हमारे पास 500 है तो हम यहाँ से ये फाइंड कर सकते हैं कि कितने किलोमीटर चल पाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने कहा 15x = 500 माइनस 80 विच इज़ इक्वल्स टू 420। तो x कितना आ गया 420/15 विच इज़ 15 टू ज़ा 30, 15 8 ज़ा, सो x इज़ इक्वल्स टू 28, यानी कितने किलोमीटर चल पाएगा। सो 28 अ पर्सन कैन ट्रेवल 28 किलोमीटर फॉर 500 रुपीज़ से वो कितने किलोमीटर जा पाएगा 28। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वाटर टैंक कंटेन्स 900 लीटर ऑफ वाटर, ओके, बीइंग यूज्ड एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 35 लीटर पर मिनट। अब देखो इसका मतलब समझो कि पहले हमारे पास वाटर था कितना। तो हमारे पास इनिशियल वाटर की बात करें तो कितना है एक टैंक में, इनिशियल वाटर इन टैंक कितना है 900 लीटर्स। अब कितना यूज़ होता जा रहा है पर मिनट में 35 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि पर मिनट का मतलब ये हुआ वाटर यूज्ड इन 1 मिनट, कि 1 मिनट में कितना यूज़ हो रहा है 35 लीटर, राइट। तो अब मैं वाटर पूछ रही हूँ, हम हाउ मच वाटर इज़ लेफ्ट आफ्टर टी मिनट्स। मुझे बताओ 1 मिनट में अगर 35 लीटर यूज़ हो रहा है तो टी मिनट्स में कितना होगा, जितने भी मिनट्स होगा उसकी मल्टीप्लाई कर दो 35 टी, इतना यूज़ हो जाएगा 35 टी लीटर। अच्छा एक बात बताओ 900 था जिसमें से टी मिनट्स में इतना यूज़ हो चुका, तो रिमेनिंग वाटर यानी बचा जो वाटर है वो कितना होगा। तो 900 में से रिमेनिंग वाटर आफ्टर टी मिनट्स, हम टी मिनट्स के बाद की बात कर रहे हैं, तो 900 तो था, टी मिनट्स में कितना यूज़ हो गया 35 टी, तो इतना माइनस कर दें हम, तो इनिशियल में से जितना यूज़ हो गया उसे माइनस कर दें तो रिमेनिंग आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही पूछा था पहले तो इक्वेशन, हाउ मच वाटर रिमेन्स आफ्टर 12 मिनट्स। 12 मिनट्स बाद कितना रहेगा, सो रिमेनिंग वाटर आफ्टर 12 मिनट्स, तो 900 माइनस इस बार 35 × 12 है, इस बार टाइम हमें बता दिया है कितने मिनट्स 12 मिनट्स। नाउ 35 × 12 इज़ 420, सो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 480 लीटर। सो 480 लीटर ऑफ वाटर रिमेन्स आफ्टर 12 मिनट्स, राइट। थर्ड इज व्हेन विल द टैंक बिकम एम्प्टी, यानी पूरा टैंक खाली कब हो जाएगा, यानी कब रिमेनिंग वाटर जो है 0 हो जाएगा। टैंक विल बिकम एम्प्टी का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये है कि रिमेनिंग वाटर इज़ 0। कब ये 0 हो जाएगा, तो हमें नहीं पता कितने मिनट बाद 0 होगा, तो हमने कहा ये 0 होने का मतलब 900 में से 30 हमने माना टी मिनट्स बाद 0 हो जाएगा, तो यानी टी मिनट्स बाद हमारे हिसाब से इतना रहना चाहिए, पर टी मिनट्स बाद हम कह रहे हैं खाली हो गया टैंक, यानी ये 0 हो गया, माइनस के 35 टी इधर आ जाएंगे, तो टी हो जाएगा 900/35 विच इज़ इक्वल्स टू 180/7, 5 के टेबल से कट किया 5 7 ज़ा, और अगर आप इसे अप्रॉक्सीमेटली देखो तो 180/7 होता है अप्रॉक्सीमेटली 25.71 मिनट्स, 25.71 मिनट्स, तो जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो द टैंक विल बी एम्प्टी आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली इतने मिनट्स, ठीक है, आप इतने मिनट्स तक ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट 6 AM इज़ 12 डिग्री सेल्सियस एंड राइजेज बाय 3 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। 6 AM पे टेम्परेचर कितना था, यानी इनिशियली टेम्परेचर कितना था हमारे पास 12 डिग्री सेल्सियस, और कितने रेट से इंक्रीज़ हो रहा है, हर घंटे में 3 डिग्री बढ़ रहा है, एवरी आवर राइजेज बाय 3 डिग्री। एक्सप्रेस द टेम्परेचर T इन टर्म्स ऑफ टाइम H, आवर्स के साथ इसको एक्सप्रेशन को लिखो। नून पर बताओ कितना टेम्परेचर होगा एंड एट व्हाट टाइम द टेम्परेचर रीच 30 डिग्री। तो सब कुछ लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं हमारे को गिवन क्या है। गिवन है कि इनिशियल टेम्परेचर एट 6 AM इनिशियल टेम्परेचर एट 6 AM इज़ हाउ मच 12 डिग्री सेल्सियस। अब रेट ऑफ इंक्रीज, बढ़ रहा है टेम्परेचर, डिक्रीज होता है तो हम माइनस करते हैं, इंक्रीज हो रहा है तो सब ऐड करेंगे, कितने रेट से इंक्रीज हो रहा है 3 डिग्री सेल्सियस पर आवर, हर घंटे में 3 डिग्री बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर स्टार्ट्स एट 12 डिग्री सेल्सियस and increased by
and increases by 3 degree Celsius for every hour that passes, यानी जो भी घंटा गुजर रहा है ये उसके साथ 3 डिग्री बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर अगर T से मुझे डिनोट करना है तो कितने भी आवर्स बाद, 12 तो था ही, प्लस 3 इंटू एच, क्योंकि एक घंटे में 3h बढ़ रहा है, 3 इंटू 1, सेकेंड आवर बाद 3 इंटू 6, देखो 1 आवर में कितना है 3 इंटू 1 यानी 3 डिग्री बढ़ा, फिर सेकेंड आवर में 3 इंटू 2 यानी 6, 3 प्लस 3 मान लो 6, 3 आवर में 3 इंटू 3 विच इज़ 9, तो एच आवर्स में 3 इंटू एच। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो गई। फाइंड द टेम्परेचर एट नून। अब एट नून का मतलब होता है 12 PM शार्प, एट नून का मतलब शार्प 12 PM। अच्छा एक बात बताएं, उस टाइम पे टेम्परेचर पूछ रहे हैं हमसे, एट नून का मतलब हमने कहा, एट नून का मतलब कितने बजे, एट नून का मतलब 12 PM। अब ध्यान से देखें तो फ्रॉम 6 AM टू 12 PM कितना टाइम हो गया हमारे पास, कितने घंटे हो गए, 6 आवर्स, 6 से लेकर 12 बजे तक नून तक 6 आवर्स हो गए। तो टाइम के लिए हम क्या लिखेंगे, 12 इंटू 12 प्लस 3 इंटू एच की जगह पर कितने आवर्स लिखेंगे 6, तो यहाँ पर हमारे पास एच की वैल्यू 6 आ गई। तो अब हम टेम्परेचर तो निकाल सकते हैं, बस इस फॉर्मूले में एच की प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, 6 आवर्स, 3 6 18, यानी टेम्परेचर कितना आ गया 30 डिग्री सेल्सियस, यानी एट नून द टेम्परेचर विल बी, हैंस एट नून टेम्परेचर विल बी 30 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं थर्ड बात की, एट व्हाट टाइम द टेम्परेचर विल बी 30 डिग्री। अभी तो पढ़ा 30 डिग्री कब होगा, at 12 PM as already shown above, the temperature will be 30 degree Celsius at noon, that is at 12 PM। अभी तो हमने ऊपर शो करा कि 30 डिग्री सेल्सियस कब होगा, नून टाइम पे यानी 12 PM पे, तो वही पूछा था हमसे, तो हमने बता दिया है कि किस टाइम पे होगा 12 PM पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग x किलोमीटर इन अ कैब इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। कितना भी हम चल रहे हैं, x किलोमीटर चल रहे हैं तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है, कॉस्ट को c से रिप्रेजेंट किया है, x क्या है कितना किलोमीटर चले। ठीक है, तो कितना किलोमीटर चले हैं वो हमें डिस्टेंस जो है वो x से बताया गया है। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेयर x रिप्रेजेंट डिस्टेंस एंड c रिप्रेजेंट कॉस्ट। ये जो है हमारे पास कॉस्ट है और x क्या है डिस्टेंस, की कितने किलोमीटर चला है, डिस्टेंस इन किलोमीटर, राइट। अब ये तो हमें गिवन है, पूछा क्या है, अ पैसेंजर पेज 266, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। फर्स्ट पार्ट में अगर ये कॉस्ट 266 है तो हमें डिस्टेंस बताना है यानी x, तो सिंपल हो गया 266 माइनस 50 इक्वल्स टू 12x, 216 इक्वल्स टू 12x, तो x इज इक्वल्स टू 216 अपॉन 12, सिंपल कैलकुलेशन है ये तो ये आ जाएगा 12 1 12, 12 8 96, तो 18, हेंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी 18 किलोमीटर। कितने रुपीज़ से, 266 से कितना चलेंगे 18। अब हमसे ये पूछा है आइडेंटिफाई द फिक्स्ड कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट। अब इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, अच्छा कॉस्ट जो है वो है 50 प्लस 12x, तो ये तो फिक्स है ना 50, इसके आगे तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो ऑब्वियसली ये कैसी कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट। और ये क्या था, x डिस्टेंस था, और ये कॉस्ट कितनी थी जो डिस्टेंस के साथ बदल रही थी 12, तो ये जो बदलने वाली कॉस्ट है डिस्टेंस के साथ, इसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। इसे वेरिएबल कॉस्ट क्यों बोला है, क्योंकि एज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये तो चेंज हो रही है ना डिस्टेंस के हिसाब से, 1 किलोमीटर के लिए 12, 2 के लिए 24, 3 के लिए 36, सो एज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और उसे हमने फिक्स क्यों बोला है, क्योंकि रीज़न भी तो पता होना चाहिए कि क्यों फिक्स बोला है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो बदल ही नहीं रही, इसके साथ तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल पे डिपेंडेंट ही नहीं है। एज द कॉन्स इज अ कांस्टेंट वैल्यू विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। ये तो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रही है एक्स पे, ये डिपेंड कर रही है, इसलिए इसको वेरिएबल बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इज गिवन एज y इक्वल्स टू 4x माइनस 7, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर x
इक्वल्स टू -2 0 3 इन सब पर एक्स की इन वैल्यूज़ पे वाई बताना है और फिर प्लॉट दीज पॉइंट मेंटली एंड डिटरमाइन वेदर द ग्राफ पासेस थ्रू वाई एक्सिस अबव और बिलो। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। गिवन क्या है, y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 7 और x की इन वैल्यूज़ पे y को सॉल्व करना है। तो हमने कहा एट x इज इक्वल्स टू -2, पहले x इक्वल्स टू -2 पे पूछा है तो x की प्लेस पर -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -8 -7 विच इज़ -15। तो y कितना आ गया -15। नेक्स्ट इज x को 0 रखना है तो एट x इक्वल्स टू 0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0, 0 माइनस 7 इज -7। नेक्स्ट इज एट x इज इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 पूछा है तो y इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 माइनस 7, 4 3 आर 12 माइनस 7 विच इज 5। नाउ नेक्स्ट इज एट x इज इक्वल्स टू 5, so y is equals to 4 into 5 minus 7, 4 5s are 20 minus 7 which is 13। तो अगर मुझे पॉइंट्स लिखने हैं तो देखो x कॉमा वाई होता है पॉइंट्स, राइट। x अगर -2 था तो y -15 आया, x 0 पे y -7 है, x 3 पर y 5 है और x 5 पर y 13 है। अब हमसे बोला है कि ये पॉइंट्स प्लॉट करो, इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है तो प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। सो लेट्स ड्रॉ द पॉइंट्स। सबसे पहले देखें -2, -15, -2 x पे और -15, दिस इज द पॉइंट, राइट। देन वी हैव 0, -7, x 0 एंड y -7। नेक्स्ट इज 3, 5, x 3 y 5, ठीक है। 5, 3, x 5, 13, x 5 एंड y 13। अब देखो y 13 कहीं ऊपर आएगा ये पॉइंट्स, फिलहाल मैं 3 ही ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी 3 ही बना रही हूँ क्योंकि 5, 13 ऊपर चला जाएगा तो वो इस ग्राफ पे भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा बनाना क्योंकि इतने पॉइंट्स की स्पेस तो नहीं है। 13 तक लाइन कैसे जाएगी, तो ये हमने 3 पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए, राइट। तो ये हमारे पास ग्राफ हो गया है। हमारी लाइन कौन सी है, y इक्वल्स टू 4x माइनस 7। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, प्लॉट करना है पॉइंट्स को, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y एट दिस, प्लॉट द पॉइंट्स मेंटली एंड डिटरमाइन वेदर द ग्राफ पासिस थ्रू y एक्सिस अबव और बिलो द ओरिजिन। देखो ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस से पास हो रहा है क्या, पासिस थ्रू द y एक्सिस, यस y एक्सिस से पास हो रहा है। कहाँ पर, एट पॉइंट 0, -7 पे, -7 पे। वेदर द ग्राफ पासिस थ्रू y एक्सिस, ये तो चेक हो गया। अबव और बिलो द ओरिजिन, अच्छा ओरिजिन के अबव भी है और बिलो भी है, तो ये सारी बातें करेक्ट है। तो सिंपली हमें बस पॉइंट्स को प्लॉट करना था और ग्राफ ड्रॉ करना था। आप पॉइंट्स चाहे यहाँ पर मेंशन भी कर दें। ये कितना था, -2, -15। एक पॉइंट मैंने नहीं ड्रॉ किया है, 5, 13, दैट यू कैन ड्रॉ ऑन योर ओन, ओके। 3, 5। सो बस बेसिकली ग्राफ ड्रॉ करना था। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 लाइन्स आर गिवन बाय y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 एंड y इक्वल्स टू 3x माइनस 5 विदाउट ड्रॉइंग द ग्राफ। तो यानी इसमें ग्राफ तो ड्रॉ नहीं करना। कंपेयर देयर स्लोप, तो पहले हमें पता होना चाहिए हमारे पास जो इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c या y इक्वल्स टू ax प्लस b बोल दो आप। तो इस इक्वेशन में जो हमारे पास m होता है यानी x के साथ, ये स्लोप को बताता है और ये जो होता है c, ये होता है y इंटरसेप्ट की, यानी ये लाइन y एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है। अब जैसे मेरे पास इस इक्वेशन को कंपेयर करूँ, y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 और दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 7। तो दोनों ही जगह पर अगर आप देखो तो स्लोप कितना है, इस इक्वेशन का स्लोप क्या है 3 और इसका भी स्लोप m की वैल्यू कितनी है 3, यानी दोनों का स्लोप क्या है सेम। तो अगर दोनों लाइंस का स्लोप सेम है तो ये तो समझ आ गया कि लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप, राइट। पर इनके y इंटरसेप्ट अलग अलग हैं। जैसे इसका y इंटरसेप्ट कितना है 5 और इसका y इंटरसेप्ट कितना है हमारे पास -7, ठीक है। यानी ये y एक्सिस को -7 पर कट करती है और ये y एक्सिस को 5 पे कट कर रही है, ठीक है। लेकिन दोनों ही लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल, क्योंकि इनके स्लोप क्या हैं इक्वल। तो पहला क्वेश्चन तो था कंपेयर देयर स्लोप, तो कंपेयर देयर स्लोप का मतलब स्लोप्स आर इक्वल, कंपेयर करना था। तो हेंस द स्लोप्स आर इक्वल, देख कर ही पता लग रहा है कि दोनों के स्लोप क्या है इक्वल, m की वैल्यू सेम है। नेक्स्ट इज डिटरमाइन वेदर दे इंटरसेक्ट।
क्यों इंटरसेक्ट करेंगी? जब स्लोप्स इक्वल है तो लाइन्स आर पैरेलल. सिंस लाइन्स विथ equal slopes are parallel, therefore they will not intersect. तो ये तो पैरेलल है, तो पैरेलल का मतलब तो कभी मीट ही नहीं करेंगी. ये टू लाइंस पैरेलल हैं तो इंटरसेक्ट कैसे कर देंगे? नेक्स्ट इज एक्सप्लेन योर आंसर ज्योमेट्रिकली. अब ज्योमेट्रिकली का मतलब ये है कि मुझे ये समझाना है ग्राफ ड्रॉ करके भी. ठीक है, तो अच्छा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तो 2 पॉइंट्स चाहिए, तो 2 पॉइंट्स इसी के लेते हैं और 2 पॉइंट्स इसके लेते हैं. पहले बात करते हैं y इक्वल्स टू 3x + 5. तो एट x इक्वल्स टू 0, अगर x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 × 0 + 5 विच इज़ 5. और एट x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 3 × 1 + 5 विच इज़ 8. तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ चाहिए ड्रॉ करने के लिए, x और y. x 0 पे y आया है 5 और 1 पर आया है 8. सिमिलरली इससे भी हम 2 पॉइंट्स लेंगे. तो एट x इक्वल्स टू 0, 3 × 0 - 7 विच इज़ -7. and at x equals to 1, y is equals to 3 × 1 - 7 which is 3 - 7 which is -4. तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए. 0 और 1 पे क्या आई हैं? -7 और -4. यानी पॉइंट्स हो गए 0,5, 1,8 और इसके हैं 0, -7 एंड 1, -4. तो ड्रॉ करेंगे ग्राफ इसका भी. हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज़ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. ये हो गई x डैश और ये हो गया x. दिस इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड दिस इज़ y. राइट, ये हो गए -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9. ये हो गया y डैश. अब पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट पॉइंट है 0,5 यानी x 0 है और y 5. देन इज y 1,8, x 1 और y 8. ये तो हो गई हमारे पास फर्स्ट लाइन की. ये हमारे पास है एक लाइन की, तो ये लाइन ड्रॉ होगी. ये कौन सी लाइन की? y इज इक्वल्स टू 3x + 5. नेक्स्ट लाइन क्या है? 0, -7, 0, -7 यानी ये हो गया पॉइंट. ठीक है, 1, -4, x 1 और y -4. ये पॉइंट. स्केल लेंगे. और ये कौन सी लाइन है? y इज इक्वल्स टू 3x - 7. तो देख कर ही पता लग रहा है कि लाइंस कैसी हैं? पैरेलल है तो ज्योमेट्रिकली पता लग गया. दे विल नॉट इंटरसेक्ट कर भी नहीं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ लीनियर रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल्स टू ax + b. ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन है किसी लाइन की. इट पासिस थ्रू 0,5 एंड 4,17. अब ये पास कर रही है 0,5 से भी और 4,17 से भी. फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. तो सिंपल है, अगर कोई भी लाइन, इफ़ एनी लाइन पासिस थ्रू गिवन पॉइंट, तो वो उसे क्या करती है? सेटिस्फाई. तो अगर हम ये कह रहे हैं कि इट पासिस थ्रू 0,5, तो ये फिर सेटिस्फाई करेगी. यानी x हमारे लिए 0 है और y हमारे लिए 5 है. तो 5 इस पूरी इक्वेशन में ये रखेंगे, y की प्लेस पर 5 और x की प्लेस पर 0. तो यहाँ से आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 0 + b यानी कितना आ गया? b 5. ऑल्सो यही लाइन किससे पास कर रही है? इट पासिस थ्रू 4,17. तो यानी अब यहाँ पर x की प्लेस पर क्या पुट करेंगे? 4 और y की प्लेस पर 17. इसी इक्वेशन में y की प्लेस पर 17 और x की प्लेस पर 4. तो ये हो जाएगा 17 इक्वल्स टू 4a. और अब तो b की वैल्यू पता है 5, तो 17 - 5. तो यहाँ से मल्टीप्लाई वाले 4 जाएंगे डिवाइड में. a की वैल्यू आ गई 3. a और b फाइंड करना था तो फर्स्ट पार्ट तो डन हो गया. फाइंड y व्हेन x इक्वल्स टू -3. अब ये कह रहे हैं, देखो a और b पता है, देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या होगा? ax + b में हम इसकी वैल्यू पुट कर दें. a की प्लेस 3x, a की प्लेस पर 3 और b की प्लेस पर, ये थी इक्वेशन. अब a और b पता है तो a और b की वैल्यू पुट करके ये आ गई इक्वेशन. सेकेंड पार्ट पूछा है कि x इक्वल्स टू -3 पर y की वैल्यू बताओ. तो एट x इक्वल्स टू -3, तो y की वैल्यू पूछी है, जहाँ जहाँ x है वहाँ -3 पुट कर देंगे. 9 - 5 इज़ 4, तो y कितना आ गया? -4. फाइंड द ज़ीरो ऑफ द लीनियर
पॉलिनोमियल ऑब्टेन। अब देखो इसी को हम लीनियर पॉलिनोमियल भी तो बोल सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है ये, देखो y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं px इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 और इसकी ज़ीरो निकालनी है। तो कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालना है, पॉलिनोमियल को किसके इक्वल पुट करते हैं, ज़ीरो के। टू फाइंड द ज़ीरो ऑफ px पुट px इज इक्वल्स टू ज़ीरो। कभी भी किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड करना है, यानी ऐसी वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगी, पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो उसके लिए पॉलिनोमियल को ही ज़ीरो के इक्वल रख दो। यानी 3x प्लस 5 को किसके इक्वल रख दो, ज़ीरो के। 3x आ गया -5, तो x आ जाएगा -5/3, यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू इस पर क्या होगी, ज़ीरो। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -5/3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ px। ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो, क्योंकि इस पर रखते इसकी वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने उसमें भी किया है एक्सरसाइज में। द टेम्परेचर कन्वर्जन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इज लीनियर वेयर f इज इक्वल्स टू AC प्लस b। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में एक रिलेशन दी है हमें कि f इज इक्वल्स टू AC प्लस b। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट का है, ये सेल्सियस का, a और b कांस्टेंट है। और ये बता दिया है गिवन दैट 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस 202 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। अच्छा, ये वैल्यू हमें ऑलरेडी दी है कि जब सेल्सियस की वैल्यू 0 होगी, यानी एट 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट की कितनी वैल्यू होगी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो दिस अगर यानी हमें ये कह रहे हैं कि सेल्सियस की वैल्यू 0 रखते हैं तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी होती है, 32। तो मैंने इस इक्वेशन में रखा फ़ारेनहाइट की प्लेस पर 32 और सेल्सियस की प्लेस पर 0। तो यहाँ से मेरे पास 0 प्लस बी की वैल्यू आ गई कितनी, 32। सिमिलरली एट 100 डिग्री सेल्सियस 202 फ़ारेनहाइट होता है, यानी अगर सेल्सियस की वैल्यू 100 होगी तो उस टाइम पे फ़ारेनहाइट की 212 होगी। अब ये भी पुट कर देते हैं ताकि बचे हुए ए कांस्टेंट की वैल्यू भी आ जाए इस इक्वेशन में। तो एफ़ की प्लेस पर 212 और सेल्सियस की प्लेस पर 100 और बी की प्लेस पर तो 32 पुट कर सकते हैं ना। 212 माइनस 32 इक्वल्स टू 100A, तो ये आ जाएगा 180 इक्वल्स टू 100A। तो ए आ जाएगा 180/100, 0 से 0, यानी ए आ गया 1.8। कितना आ गया ए हमारे पास, 1.8 कह दो, या फिर 2 9s 18, 2 5s 10, इसे 9/5 भी कह सकते हैं। तो 9/5 पुट करना है, 9/5 पुट कर दे और 1/1.8 लिखना है, 1.8। तो अब मेरे पास फॉर्मूला क्या था, f इज इक्वल्स टू AC प्लस b। तो अब फॉर्मूला क्या बन गया है, a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू है 9/5 और b की वैल्यू कितनी है 32। तो मैंने यहाँ a की वैल्यू और b की वैल्यू रखी, तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया। डन। तो फाइंड a एंड b पूछा था, तो ये a पार्ट तो हो गया, a और b आ चुके हैं। नेक्स्ट इज फाइंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू 40 डिग्री सेल्सियस। अब ये कह रहे हैं कि अगर सेल्सियस में 40 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो सेल्सियस में अगर 40 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो हम इस फॉर्मूले में अब सेल्सियस की प्लेस पर 40 रख सकते हैं, क्योंकि अब हमें ये तो पता है कि फ़ारेनहाइट फाइंड करना है और ए और बी कांस्टेंट हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं। तो 72 प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, ये 104। इसका मतलब है कि 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। अब नेक्स्ट इज फाइंड द सेल्सियस कॉरस्पॉन्डिंग टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब कह रहे हैं कि अगर फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री है तो सेल्सियस में कितना होगा। फिर से इस फॉर्मूले पे जाएंगे, फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी थी है 95 और सेल्सियस की हमसे पूछी थी। तो प्लस के 32 फिर से उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के 32। तो ये हो जाएगा 95 माइनस 32 विच इज़ 63 इक्वल्स टू 9/5c। सी की वैल्यू आएगी 63 इंटू डिवाइड वाले 5 ऊपर ये 9, 9 7 ज़ा 63, 7 5 ज़ा 35, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 95 डिग्री इन फ़ारेनहाइट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज डिटरमाइन वेदर सी इक्वल्स टू एफ एट एनी टेम्परेचर। क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जिस पे ये दोनों वैल्यू इक्वल हो। तो हमें तो नहीं पता कि ऐसा कोई टेम्परेचर है या नहीं। तो लेट सी इक्वल्स टू एफ एट एक्स। हमने कहा एक्स डिग्री पे ये इक्वल है, ये मान लेते हैं। हमें नहीं पता वो वैल्यू क्या है, हमने उसे फिलहाल एक्स मान लिया। तो ये जो एफ और सी हैं ये इक्वल हैं एट एक्स, तो यानी एफ की प्लेस पर भी एक्स और इसकी प्लेस पर भी एक्स, राइट। अब वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन अदर। तो हमने कहा x माइनस 9/5x इज इक्वल्स टू 32। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 9x इक्वल्स टू 32। तो ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो माइनस के 4x/5 इक्वल्स टू 32। तो x आ जाएगा 32 इंटू 5/-4, 4 8 ज़ा, तो हमारे पास x कितना आ जाएगा, 8 5 ज़ा 40 और नेगेटिव साइन है तो माइनस के 40, यानी माइनस एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे हैंस
-40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये एक ऐसा टेम्परेचर है -40 डिग्री जिस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ही इक्वल वैल्यू में होते हैं, इक्वल वैल्यू शो करते हैं। तो बस हमसे यही पूछा था, यही करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अगेन अ लाइन पासिस थ्रू दीज पॉइंट्स, डिटरमाइन द लीनियर इक्वेशन। अगर एक लाइन इनसे पास करती है तो हमें इक्वेशन बतानी है। तो देखो, अगर जनरल एक इक्वेशन होती है तो y की होती है mx + c, ये होती है। अब स्लोप निकालने का फॉर्मूला, जब एक लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो उसका फॉर्मूला होता है m निकालने का y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अगर आप ये याद रखेंगे तो इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? स्लोप निकालने का फॉर्मूला जब भी एक लाइन 2 पॉइंट से पास होती है। तो हमने कहा जनरल फॉर्म जो होती है वो तो किसी भी लाइन की क्या होती है? जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है हमारे पास? y = mx + c। और स्लोप निकालने का फॉर्मूला 2 पॉइंट से जो पास होता है वो होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और यहाँ पर वो पॉइंट्स क्या हैं? 2, 7 एंड 5, 16। तो अगर देखा जाए तो ये x1 y1, ये x2 y2। तो इस हिसाब से अगर हम स्लोप निकालें तो वो होएगा y2 - y1 यानी 16 - 7 और 5 - 2, यानी स्लोप आ जाएगा मेरे पास 9/3 विच इज़ 3। देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास? y = mx + c। यही थी ना इक्वेशन। तो अब तो m की वैल्यू पता है कितनी है? 3। तो 3x + c, ये हो जाएगी जनरल इक्वेशन। अब पहला तो यही था लीनियर इक्वेशन लिखना, तो y = 3x + c, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू भी तो चाहिए, तो किसी भी पॉइंट पे रख दो, क्योंकि ये लाइन इन दोनों से ही तो पास होती है, इन पॉइंट से। तो एज लाइन पासिस थ्रू, किसी भी पॉइंट को लिख दो, एज लाइन पासिस थ्रू 2, 7। तो 2, 7 से पास करती है तो y की प्लेस पर 7 और x की प्लेस पर 2। तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हमने यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, वो कितनी आ गई? 1। तो y की इक्वेशन क्या हो जाएगी? mx यानी 3x + c, y = 3x + 1 हो जाएगा। हमने कांस्टेंट भी निकाल लिया और हमने स्लोप भी निकाल लिया। ये विदाउट फॉर्मूला बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए स्लोप का फॉर्मूला पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स याद रखेंगे। फाइंड इट्स वैल्यू एट x = 10। अब तो हमें पता है कि y = 3x + 1 है, तो एट x = 10 तो हम y की वैल्यू फाइंड कर ही सकते हैं। x की प्लेस पर 10 रख देंगे, तो 30 + 1 31 आ जाएगा। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज़ 34। अब y 34 दिया है तो x की वैल्यू पूछ रहे हैं। y की वैल्यू गिवन क्या है थर्ड पार्ट में कि y इज़ 34 और हमें x फाइंड करना है। तो y की प्लेस पर 34 और हमें x फाइंड करना है। प्लस के 1 कर जाएंगे -1, 33 = x। तो मेरे पास x क्या आ जाएगा? इंटू 3, 33/3 विच इज़ 11। बस हमसे वैल्यूज़ ही पूछी थी इसमें, और हमें कुछ नहीं करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर दिस फाइंड a इफ़ pa + p - a इज दिस। देखो, ये एक px हमें पॉलिनोमियल दिया है और इसमें कहा है कि a की वैल्यू पुट करें और -a की, और उन दोनों पॉलिनोमियल का सम कर दी तो ये आता है। तो पहले मैंने एट x = a रखा है, इसमें pa की वैल्यू निकाल ली, तो ये जहाँ जहाँ a था रख दिया। अब एट x = -a, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -a रख देंगे। 5 × -a, तो ये हो जाएगा -5a - 3। अब ये बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है कि pa + p - a इनका सम 14 आता है। तो pa यानी 5a - 3 प्लस p - a का मतलब -5a - 3, इनका सम हमें क्या दिया है? 14। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू फाइंड करो। अच्छा, एक बात बताओ, 5a - 3 प्लस माइनस माइनस -3 = 14। 5a से 5a कैंसिल, ये तो -6 = 14 आ रहा है। क्या -6 14 के इक्वल होता है? क्या -6 14 के इक्वल होता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या -6 जो है वो 14 के इक्वल हो सकता है? तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है ना, ये तो गलत है। इसका मतलब a की कोई ऐसी रियल वैल्यू है ही नहीं जिस पे pa + -pa का जो सम है वो -14 आए। सो इट इज़ फॉल्स। हम कहेंगे ये तो फॉल्स है, गलत है, ये गलत है। -6 थोड़ी 14 के इक्वल हो सकता है। देयरफॉर देयर इज़ नो रियल वैल्यू ऑफ a फॉर विच pa + p - a 14 के इक्वल हो, ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके पास डायरेक्ट ही क्वेश्चन आए जिसमें आपको सारे ही आंसर्स पता हों कि a की वैल्यू आएगी। ऐसे भी वैल्यूज़ वाले आ सकते हैं जिसमें नॉट वैल्यू पॉसिबल ऑफ a की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है फाइंड करना, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 84, वन नंबर इज 6 मोर देन ट्वाइस द अदर। अब ये हैं स्टेटमेंट वाले, दो नंबर्स का सम बोला है कि क्या है 84, और दोनों के बारे में रिलेशन क्या दी है, वन नंबर इज 6 मोर देन ट्वाइस द अदर, एक नंबर दूसरे से 6 ज़्यादा है उसके ट्वाइस से बेसिकली। तो पहले एक तो पता हो, तो लेट वन नंबर बी एक्स, एक नंबर को अगर हमने एक्स माना तो अदर क्या होगा, दिमाग लगाओ, अदर नंबर क्या होगा, वन मोर देन, वन नंबर इज 6 मोर देन, यानी 6 तो ये ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ट्वाइस द अदर, जो हमें पता है उसके ट्वाइस से, दूसरे नंबर के। तो अगर एक नंबर एक्स है तो उसके ट्वाइस से 6 ज़्यादा है दूसरा नंबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का ही सम कितना दिया है 84, यानी x प्लस 2x प्लस 4 6 कितना दिया है 84, 2x प्लस x 3x हो गया, इन दोनों का सम दिया था। अब ये लीनियर इक्वेशन हो गई जिसमें नंबर्स ऑन वन साइड एंड अल्फ़ाबेट्स ऑन अदर, तो ये कितना आ जाएगा 14 माइनस दिस इज 78, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 78 अपॉन 3, 3 टू द 6, 3 6 द 18, तो एक नंबर तो आ गया 26, हैंस वन नंबर जिसे हम x कह रहे हैं वो है 26, और अदर नंबर क्या था, अदर नंबर था 2x प्लस 6। तो अब x की वैल्यू पता है तो पुट कर सकते हैं हम, x की वैल्यू अगर हमें पता है 3 टू द 6, तो पुट करके नेक्स्ट नंबर आ सकता है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 52 प्लस 6 विच इज़ 58। तो अब देखो क्या दोनों का सम 84 आ रहा है, हाँ आप ऐड करके चेक कर सकते हो दोनों का सम क्या आ रहा है 84। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 48, दो इंटीजर्स के बीच का डिफरेंस है 48, लार्जर नंबर इज 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, दो नंबर्स का डिफरेंस हमें दिया है, उन्हें माइनस करके आ रहा है 40, एक लार्जर होगा और एक स्मॉलर, और लार्जर में से स्मॉलर माइनस करेंगे तभी आएगा 48, पॉजिटिव नंबर तो तभी आता है जब बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो हमें ना स्मॉलर पता है ना लार्जर, तो हमने कहा किसी एक नंबर को मान लेते हैं, तो लेट द स्मॉलर नंबर बी x, अगर एक स्मॉलर नंबर को हमने x मान लिया, देयरफॉर लार्जर क्या होगा, तो लार्जर के बारे में भी हमें कुछ बताया है, लार्जर नंबर इज 3 टाइम्स द स्मॉलर, ये स्मॉलर से 3 टाइम्स है, यानी ये x है तो ये इसका 3 टाइम्स यानी 3x है। अब दोनों का डिफरेंस हमें ऑलरेडी पता है कितना 48, और ग्रेटर में से ही तो स्मॉलर माइनस करेंगे तो 48, तो 2x इज इक्वल्स टू 48, तो x इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 2 विच इज़ 24, तो एक नंबर 24 आ गया, और नेक्स्ट क्या है इसका 3 टाइम्स, सो हैंस स्मॉलर नंबर हमने x माना था, तो स्मॉलर नंबर यानी x इज इक्वल्स टू 24, और लार्जर नंबर विच इज़ 3x, 3 टाइम्स ऑफ 24 विच इज़ 72। अब आप दोनों का सब्ट्रैक्शन करके देखो 48 ही आ रहा है, तो येस द आंसर इज 48, ठीक है, यानी 24 और 72 करेक्ट है। नेक्स्ट इज द प्रेजेंट एज ऑफ अ मदर इज ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर। जब भी एजेस का क्वेश्चन आता है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, हम प्रेजेंट एजेस ही मानते हैं, तो लेट द, देखो प्रेजेंट एज ऑफ मदर जो है वो ट्वाइस द डॉटर है, तो पहले तो डॉटर की पता होनी चाहिए, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी x ईयर्स, डॉटर अगर x ईयर है तो प्रेजेंट एज ऑफ मदर कितनी होगी, ट्वाइस है डॉटर की यानी 2x। अब 8 ईयर्स अगो की बात हो रही है, तो 8 ईयर्स अगो हमने हेडिंग क्या डाल दी, 8 ईयर्स अगो यानी 8 साल पहले, 8 ईयर्स अगो मदर वॉज 3 टाइम्स द ओल्ड एज हर डॉटर, कि मदर जो है वो 3 टाइम्स थी अपनी डॉटर की एज की। तो पहले बताओ आज अगर डॉटर की x है तो 8 साल पहले कितनी होगी, याद रखना जब भी पहले की बात करते हैं तो प्रेजेंट एज में से उस ईयर्स को माइनस कर देते हैं। अब 8 साल पहले आज अगर डॉटर की x है तो 8 साल पहले x माइनस 8 होगी, और एज ऑफ मदर कितनी होगी 8 साल पहले, अगर आज 2x है तो 8 साल पहले 2x माइनस 8 होगी। अच्छा अगर यही आफ्टर 8 ईयर्स होता तो आफ्टर के लिए प्लस करते हैं एज में, प्रेजेंट एज में, और बिफोर के लिए माइनस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8 साल पहले मदर वॉज 3 टाइम्स, 8 साल पहले जो मदर थी वो 3 टाइम्स थी अपनी डॉटर की। तो 8 साल पहले वाली एजेस के बारे में रिलेशन बताइए, प्रेजेंट की नहीं। तो हम यहाँ पर 8 साल वाली एजेस की बात करें कि 8 ईयर्स अगो द मदर वॉज थ्राइस द एज ऑफ डॉटर, उस टाइम पर जो मदर की एज थी वो थ्राइस थी अपनी डॉटर की एज की। 3x माइनस 24, 2x माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 24 एंड प्लस 8, यह आ जाएगा माइनस 16 और माइनस x, तो कैंसिल आउट हो गया, x कितना आ गया 16, तो x किसकी एज थी डॉटर की, हैंस प्रेजेंट एज ऑफ, एज में आपको यहाँ पर जब लेट करेंगे प्रेजेंट वर्ड भूलना नहीं है बिल्कुल भी, हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर कितनी हमने मानी थी x मानी थी यानी 16 ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ मदर कितनी मानी थी हमने 2x, उसकी डबल यानी कि 2 × 16 यानी मदर कितनी एज की है 32 ईयर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फार्मर हैज़ 240 मीटर ऑफ फेंसिंग एंड वांट्स
टू मेक अ रेक्टेंगुलर एंक्लोजर द लेंथ इज 20 मीटर मोर देन विड्थ। एक रेक्टेंगुलर लॉन है या लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है, लेंथ इज 20 मीटर मोर देन विड्थ, तो अगर विड्थ x है तो उससे 20 ज़्यादा यानी x + 20 होगी। और फेंसिंग का मतलब बाउंड्री की बात हो रही है कि उसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है टोटल 240। तो लेट द विड्थ ऑफ फील्ड बी x एंड लेंथ कितनी हो जाएगी, उससे 20 ज़्यादा है तो x + 20 मोर देन है तो x + 20। अब पेरीमीटर का मतलब फेंसिंग होता है, तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड कितना दिया है 240 मीटर, यानी फेंसिंग ऑलरेडी बता रही है कितनी बाउंड्री लगेगी 240 मीटर। पेरीमीटर हमें पता है 2 × l + b होता है, 2 यहाँ के मल्टीप्लाई वाले उधर चले जाएंगे तो डिवाइड में, तो ये कितना आ जाएगा 120, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ है 120। लेंथ कितनी है x प्लस ब्रेथ x + 20 और ब्रेथ कितनी है x, तो ये हो जाएगा 2x + 20 = 120, 2x = 120 - 20, 2x = 100, x आ गया 100/2 विच इज़ 50। x हमने किसे माना था ब्रेथ को, देयरफॉर ब्रेथ तो मेरे पास आ गई कितनी 50 मीटर और लेंथ उससे 20 ज़्यादा मानी थी यानी x + 20, तो 50 + 20 कितनी हो गई 70 मीटर। हमसे लीनियर इक्वेशन पूछी थी तो वो तो हम लिख चुके हैं, क्या है 2x + 20 = 120 और सॉल्व भी कर चुके हैं। लेंथ और ब्रेथ कितनी आ गई 50 और 70। फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ऑल्सो क्लासीफाई देम एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। देखो डिग्री पूछी है, हाईएस्ट पावर ही डिग्री होती है, तो यहाँ डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट पावर क्या है 5। और ये भी बताओ कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। अब डिग्री है हमारे पास 5, हाईएस्ट पावर ही जब 5 है तो ये लीनियर, क्वाड्रेटिक या उसमें से बता सकते हैं हम कुछ भी नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन देखो, लीनियर के लिए क्या होता है डिग्री 1, क्वाड्रेटिक के लिए 2, क्यूबिक के लिए 3, तो इनमें से क्या ये 1, 2, 3 में से किसी कैटेगरी में आ रहा है, नहीं, तो इसमें बस आप डिग्री बताएंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। इसमें बताओ हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 8, तो अगेन डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर देखो वेरिएबल की क्या है 2, 3, 8, तो 8, तो ये भी इन तीनों कैटेगरी में से नहीं आ रहा। अच्छा इसको देखो, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, इसमें तो है ही नहीं वेरिएबल, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी यानी डिग्री क्या होगी 0, और डिग्री 0 होती है तो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो ये भी 1, 2 की कैटेगरी में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल का मतलब मुझे 2 टर्म्स वाला लिखना है और डिग्री होनी चाहिए 35, तो कुछ भी लिख सकते हो, x की पावर 35 + 2 की बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स हो गई, और डिग्री हाईएस्ट वाला लिखना था 35, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है 35। फिर एक मोनोमियल लिखना है और डिग्री 100। अब हमने इसे मोनोमियल बोला है इन्होंने, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म वाला और 100 डिग्री, तो y⁻100 कि एक ही टर्म है और डिग्री क्या है 100। अब इसके एग्जांपल्स और सब डिफरेंट लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है सबका सेम, इसके लिए थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ आंसर्स हैं। कोई ये ना लिख कर ये भी लिख सकता है y⁻35 - 7y², तो भी ये 2 टर्म्स का है और हाईएस्ट डिग्री 35 है। इसकी जगह कोई मोनोमियल में ये लिख सकता है 100 या 10 z⁻100 कि z की पावर 100 है और ये है 10। So we have completed the revision of this chapter. So if you want complete revision of any chapter with important questions, so you can watch the playlist at my channel. The playlist is named as most expected and important questions, okay, and full chapter revision, तो आप वो watch कर सकते हैं और हर chapter के full revision complete with basics, each and every theorem, formula, concept, use सब कुछ उसमें मैंने बताया हुआ है, प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड और अब तक जो प्रीवियस एग्जाम्स में बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें से बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके 10 के इंक्लूडेड हैं, तो उस हिसाब से भी जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पर्पज़ से हमेशा वही क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। ऑल द बेस्ट।